नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। 100 क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी आपके पास जो है पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ए और बी में रिलेशन गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस ऑफ 24 ये रिजल्ट बी स्क्वायर के बराबर है। ए स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, और ये कह रहा है ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अधिकतम संभावित मान a प्लस बी का क्या होगा। यहां पर आपके पास हम लिख सकते हैं ये a स्क्वायर हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 24। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के दो फैक्टर होते हैं b प्लस ए एंड b माइनस ए, एंड दिस वन इज इक्वल टू 24, और इससे b प्लस ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24 अपॉन बी माइनस ए। अब ये यहां कह रहा है क्वेश्चन कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जबकि राइट हैंड साइड में ये न्यूमरेटर जितना ज़्यादा छोटा होगा, इस न्यूमरेटर की वैल्यू जितनी ज़्यादा छोटी होगी टोटल वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। तो यानी कि बी प्लस ए के मैक्सिमम वैल्यू के लिए बी माइनस ए की वैल्यू सबसे मिनिमाइज होनी चाहिए, सबसे न्यूनतम होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ आपके पास टर्म स्क्वायर के फॉर्म में है, और यहाँ आपके पास इसको कहा है कि ए और बी जो है ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने के साथ साथ आपके इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में यदि बात करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स में सबसे मिनिमम वैल्यू हो सकती है ओनली 1, यानी कि सबसे न्यूनतम मान धनात्मक पूर्णांक के रूप में बात करें तो 1 हो सकता है, यानी कि यहाँ b माइनस ए का न्यूनतम मान 1 और b माइनस ए का सबसे मिनिमम वैल्यू आपके पास b माइनस ए की 1 हो गई। तो इस स्थिति में a प्लस बी की सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, तो b माइनस ए को जब आप 1 रिप्लेस करेंगे तो रिजल्ट 24, यानी कि a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास हो गई 24। a प्लस बी का मान, अधिकतम मान 24 प्राप्त होगा, 24 होगा। तो इस टाइप से आपके पास ये जो रिजल्ट है इसको यूज लेते हुए आप सोल्व कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 24 बराबर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 24, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के दो फैक्टर किए, ए प्लस बी, यहाँ बी माइनस ए डिवाइड में आ जाएगा, बी माइनस की मिनिमम वैल्यू 1 और बी माइनस ए की मिनिमम वैल्यू 1 रखेंगे तो ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 24 प्राप्त होती है, 24 प्राप्त होती है, और इस प्रकार से ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 एसएफ के पेपर में जो 19 फरवरी 2021 को पेपर हुआ है उसके 100 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 101वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 101वां क्वेश्चन 101 क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी ये आपके त्रिभुज की भुजाओं को प्रेजेंट कर रहा है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस केस में ए अपॉन बी प्लस सी माइनस ए प्लस ऑफ बी अपॉन सी प्लस ए माइनस बी प्लस ऑफ सी प्लस ए प्लस बी माइनस सी लेस देन इक्वल टू लेमडा आपके दिया है, और लेमडा की वैल्यू क्या होगी, यानी कि कहने का कुल मिला के आपके पास मीनिंग हुआ कि आपके पास ये जो आपके पार्ट है कि ए अपॉन बी प्लस सी माइनस ऑफ ए एंड प्लस ऑफ बी अपॉन सी प्लस ए माइनस ऑफ बी एंड प्लस ऑफ सी अपॉन ए प्लस बी माइनस ऑफ सी, इसकी आपको सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है कि इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। किसी भी आपके पास ट्राइंगल के लिए ये आपके पास पॉसिबल रिजल्ट जो है सबसे मिनिमाइज होगा यदि और केवल यदि ए बी एंड सी ऑल आर इक्वल। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक समान हैं तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि एक समान हो जाएंगी, ए बी सी तीनों की वैल्यू बराबर है, यानी कि लेंथ तीनों की इक्वल है, यानी कि ट्राइंगल आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उस केस में ये रिजल्ट आपके सबसे मिनिमाइज होता है। और अब ये रिजल्ट यहाँ रखें तो ये आपके ए अपॉन ए प्लस ए माइनस ऑफ ए, तो इस टाइप से बी और सी तीनों को आप ए से रिप्लेस कर दें, तो ए से रिप्लेस करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास ए अपॉन ए 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3, यानी कि सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो है इसकी 3 होगी। तो लैम्डा इक्वल टू 3 आपका आंसर। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आपके पास 3, यानी कि ए अपॉन बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी अपॉन सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, इस पार्ट की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी यदि और केवल यदि ए और बी
ए बी और सी तीनों बराबर हैं, यानी कि ये ट्राइंगल आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इस स्थिति में इस बी के प्लेस पे ए, सी के प्लेस पे ए, इसके प्लेस पे ए, इसके प्लेस पे ए आप रिप्लेस करेंगे तो ईच रिजल्ट इज इक्वल टू 1 एंड 1 + 1 + 1 आपके पास टोटल फाइनल रिजल्ट 3 आ जाएगा, यानी कि लैम्डा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आपके पास 3 होगी। ठीक इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ये अगेन आपके पास थ्योरी ऑफ इक्वेशन से ये है कि आपके पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x² + 5x + k और इसके आपके पास जीरोज बता रहा है अल्फा एंड बीटा और इनके बीच में रिलेशन बता रहा है जीरोज के बीच में कि α² + β² प्लस ऑफ अल्फा बीटा इसकी वैल्यू 24 के बराबर है, 24 के बराबर है। ये रिजल्ट 24 है और ये रिजल्ट 24 है तो k की वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं कि जब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पास हमेशा पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा 2 जीरोज होते हैं। इन दोनों जीरोज के सम का फार्मूला, योग का फार्मूला -b/a एंड प्रोडक्ट का फार्मूला आपके पास c/a। और इस आधार पर यदि आपको वैल्यू निकालनी है कि α², यहां -b/a तो b की वैल्यू का मतलब हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x, a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 5/2, तो ये -5/2 एंड c/a कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का कोएफिशिएंट, तो c आपके पास k और a आपके पास 2, तो k/2। नाउ रिजल्ट आपके पास गिवन है α² + β² प्लस ऑफ अल्फा बीटा। α² + β² को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा और प्लस का अल्फा बीटा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रिजल्ट आपके पास गिवन है 21/4 की। अब इसमें से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास -5/2 है, ये यहाँ रिप्लेस कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k/2 है, ये यहाँ रिप्लेस कर देंगे और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन से आप k की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। और इस आधार पर यहाँ हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी कि सम ऑफ जीरोज आपके -5/2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज k/2 और α² + β² माइनस अल्फा बीटा, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू k आपके पास रिप्लेस करेंगे -5/2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k/2, और अब आपके ये बिल्कुल जनरल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इसको साधारण तरीके से जैसे सॉल्व करते हैं उस टाइप से सॉल्व करते हुए आप इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और फाइनली इसका आंसर आ जाएगा k/2, यानी कि इसका ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम। ये आपके पास क्वेश्चन है डिस्क्रीट फ्रैक्शन से, विविक्त भिन्नों के। यहां आपके पास जब कोई रिजल्ट इस फॉर्म में होता है कि a/1 + b/1 + a/1 + b/1 तो यहां प्लस का साइन यहां बीच में होने के बजाय यदि फ्रैक्शन में नीचे की तरफ दिया है तो इस पार्ट का मीनिंग होता है कि a1 प्लस और इसमें फिर ये आपके प्लस में ये आगे का कंप्लीट पार्ट यानी कि b/1, और अगेन यदि फ्रैक्शन पार्ट में 1 दिया हुआ है तो इसका मीनिंग होगा कि इसके प्लस में ये आगे का पार्ट कंप्लीट, यानी कि a/, और अगेन आपके पास 1 के साथ प्लस दिया है यानी कि इसके प्लस में ये आगे का कंप्लीट पार्ट यानी कि b/1 प्लस अगेन आपके प्लस फ्रैक्शन में है तो a/, एंड अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी आपके पास ये आपके रिजल्ट गिवन है। तो ये आपके पास a/1 प्लस b/1 प्लस a/1 प्लस b/1 प्लस इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो ये आपके रेकरिंग फ्रैक्शन वितत भिन्न, और वितत भिन्न के लिए आपके पास लिखने का तरीका ये होता है। यदि आपके ये पार्ट रिजल्ट इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो देखिए यहां यदि हम बात करें कि इस रिजल्ट को यदि आप x के इक्विवेलेंट मानते हैं तो यहां से यदि आप यहां वाले पार्ट के आगे को कंपैरिजन करें तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सिमिलर हैं। जितना ये पार्ट है उतना ये पार्ट है, क्योंकि ये आपके अप टू इन्फिनिटी मूव कर रहा है। तो यानी कि इस कंप्लीट पार्ट को यदि आप x लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये कंप्लीट पार्ट जो है आगे का फ्रैक्शन पार्ट इसको x माना जा सकता है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि x = a/1 + b/1 प्लस और ये आपके x, तो x = a/1 + b और डिवाइड में
1 प्लस एक्स के इक्वलेंट होगा। अब यहाँ आप एलसीएम लेंगे, 1 प्लस एक्स एलसीएम आएगा, ऊपर चला जाएगा a इंटू 1 प्लस एक्स, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस बी। तो x की वैल्यू आपके पास रिजल्ट आया ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई, x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू a प्लस ए एक्स। और इस टाइप से फाइनली आपके पास आ गया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ ए एंड माइनस ऑफ एक्स। फाइनल रिजल्ट आपके इस फॉर्म में आपके पास आ गया है। सिमिलर आपके पास y के लिए सोल्व कर देंगे। y के लिए अब आपके पास टर्म जो है पहले b से स्टार्ट हो रही है, यहाँ फर्स्ट टर्म a थी, यहाँ ये b से स्टार्ट हो रही है, यानी कि इसका मीनिंग आपके पास होगा y की वैल्यू कि b अपॉन 1 प्लस, और फिर आपके इस प्लस के साथ ये कंप्लीट पार्ट ऐड में, यानी कि a अपॉन फिर आप इस 1 प्लस के साथ आगे का कंप्लीट पार्ट एडिशन में, यानी कि b अपॉन फिर इसके साथ ये प्लस में एंड अप टू सो ऑन। और अगेन इस वाले पार्ट को, ये आपके बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस पूरे पार्ट को अगेन y रिप्लेस कर देंगे। और जैसे इसको सिंप्लीफाई किया है बिल्कुल ठीक इस टाइप से y के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो x और y में दो रिलेशन आ जाएंगे, और इन दोनों रिलेशन को सिंप्लीफाई करते हुए x माइनस वाई को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस हिसाब से यदि आप इसको करते हैं तो यहां आपके पास ये रिजल्ट हो गया कि x इज इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस बी अपॉन, और आगे का पार्ट जो है, आगे का कंप्लीट पार्ट जो है a अपॉन 1 प्लस बी अपॉन, और आगे के पार्ट को आपके पास एज एक्स एज्यूम कर लिया। ये आपके पास 1 प्लस एक्स एलसीएम आके ऊपर चला गया, और आपके पास रिजल्ट इस फॉर्म में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट निकाला, और फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आया ये एक आपके एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में फाइंड हुआ। सिमिलर y के लिए सोल्व आउट करेंगे तो y के लिए भी बिल्कुल इसी टाइप से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो x के लिए आपके पास जो है एक द्विघातीय समीकरण प्राप्त हुई, y के लिए भी एक द्विघातीय समीकरण प्राप्त हुई। नाउ दिस माइनस दिस करें, इन दोनों को आपस में माइनस करें तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां यदि हम बात करेंगे तो यहां आपके पास देखिए b माइनस ए और ये a माइनस बी, यहाँ b माइनस ए है, ये a माइनस बी है। जब आपके पास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन माइनस का आएगा, यहाँ से नेगेटिव साइन को लेंगे अगेन प्लस आ जाएगा, तो यहाँ कोएफिशिएंट x प्लस वाई और इसका कोएफिशिएंट आएगा b माइनस ए, तो b माइनस ए का कोएफिशिएंट x प्लस वाई। नेक्स्ट टाइम ये आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये x और ये आगे मल्टीप्लाई होगा y, और माइनस करेंगे तो ये आ गया x माइनस वाई, और यहाँ आप माइनस करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ए प्लस बी यानी कि b माइनस ए। तो इस टाइप से इन दोनों रिजल्ट्स को आप जब माइनस करेंगे, यहाँ आपके एक्स स्क्वायर टर्म है, यहाँ वाई स्क्वायर टर्म है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ आपके पास जो है रिजल्ट एक्स इंटू बी माइनस ए है, और यहाँ रिजल्ट आपके पास वाई इंटू ए माइनस बी है। तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने पर आपके पास यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये अगेन बी माइनस ए, तो बी माइनस ए तो इन दोनों पार्ट में कॉमन आ गया, और घटाएंगे तो यहां से जो माइनस चिन्ह कॉमन आएगा इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ये रिजल्ट बचेगा x प्लस वाई। ठीक इस टाइप से आगे आपके पास जो है ये x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपके x है, यहां आपके पास ये y अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये y है, और दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो ये x माइनस वाई, और आगे वाला पद आपके पास यहाँ माइनस ए और ये b, तो ये माइनस का a और ये माइनस b घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होकर प्लस हो जाएगा, और इस प्रकार से ये आपके पास आ गया b प्लस का और a माइनस का यानी कि b माइनस ए। एंड नाउ जैसे आपके पास छोटी लेवल पर करते हैं, 9-10 लेवल पर करते हैं, आपके पास यहाँ पेयरिंग करते हुए आपके फैक्टराइज करें, यानी कि इस एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के दो फैक्टर हो गए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो इन दोनों में से यदि आप कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, और ये रिजल्ट बचेगा एक्स प्लस वाई और प्लस ऑफ बी माइनस ए। सिमिलर यहां बात करें तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है और कुछ कॉमन नहीं है, तो यानी कि आपके पास 1 कॉमन मानते हुए चलेंगे, और 1 कॉमन लेंगे तो आपके पास अगेन रिजल्ट आपके पास x माइनस वाई और प्लस ऑफ बी माइनस ए, और यहाँ देखें तो x माइनस वाई बी माइनस ए, एक्स माइनस वाई बी माइनस ए कॉमन, तो x माइनस वाई बी माइनस ए एक फैक्टर हुआ, और x प्लस वाई प्लस 1 एक फैक्टर हुआ, और इस टाइप से आपके पास ये दो फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ईच फैक्टर इज इक्वल टू 0 रिप्लेस करके, और अब आप आसानी से
रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। इस टाइप से घटाने के बाद में यहाँ आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक बार इसको जीरो करेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक बार इसको जीरो करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी। यहाँ क्वेश्चन में हमसे x माइनस वाई की वैल्यू पूछी गई है, x प्लस वाई नहीं पूछा है, x माइनस वाई पूछा है। तो यहाँ आपके रिजल्ट x माइनस वाई के फॉर्म में जब आपने निकाला तो ये रिजल्ट आपके पास a माइनस बी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपके पास a माइनस बी यानी कि ये थर्ड ऑप्शन आपके पास आंसर के फॉर्म में प्राप्त होगा। नेक्स्ट इसी टाइप से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैट्रिक्स से है और ये मैट्रिक्स आपके पास दिया है और इसका आपके पास रैंक निकालनी है, कोटि निकालनी है, रैंक निकालनी है। रैंक आपके पास जो है डेफिनेशन का, आपके पास यदि कोई भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स की वैल्यू यदि नॉन जीरो आती है तो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है रैंक वही होगी। लेकिन यदि मैट्रिक्स की वैल्यू आपके जीरो नहीं आ रही है, नॉन जीरो आ रही है, तो जीरो आने पर उसकी जो आपके रैंक है वो आपके उससे एक कम हो सकती है। फिर आप उसमें कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं और फर्स्ट कोफैक्टर जितने ऑर्डर का आपके नॉन जीरो आता है उतने ही ऑर्डर का आपके पास ये मैट्रिक्स हो जाता है। यहां आपके पास इस मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है तो इसके मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें तो 2 4 5 4 8 10 एंड -6 -12 -15। यहां से आप ध्यान से देखें, इस कंप्लीट रो में दो कॉमन है, दो बाहर कॉमन ले लिया। इस कंप्लीट रो में 4 कॉमन है, 4 बाहर कॉमन ले लिया। इस कंप्लीट रो में 5 कॉमन है, 5 बाहर कॉमन ले लिया। और इस प्रकार से ये रिजल्ट आया 1 2 एंड -3, ये रिजल्ट आया 1 2 एंड -3, ये रिजल्ट आया 1 2 एंड -3। और जब किसी डिटर्मिनेंट में आपके पास दो रोज एक समान हो जाती है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। कोई भी मैट्रिक्स की दो रो या कोई भी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम यदि सिमिलर हैं तो रिजल्ट 0 होता है, यानी कि इसका रिजल्ट 0 आएगा। नेक्स्ट टाइम यदि इसमें दो के कोफैक्टर बनाएंगे तो दो के पॉसिबल जो कोफैक्टर हैं, जैसे ये हुआ तो इसकी वैल्यू 2 - 2 0 आएगी, ये लें 6 - 6 0 आएगी। तो कोई भी दो के ऑर्डर के फैक्टर निकालेंगे या कोफैक्टर्स निकालेंगे तो उनकी वैल्यू भी 0 फाइंड आउट होगी। यानी कि इसमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 है, इसके ऑल पॉसिबल दो के जितने भी पॉसिबल आपके पास कोफैक्टर हैं उनकी भी वैल्यू 0 है। यानी कि इस केस में आपके पास इसकी रैंक जो होगी लेस देन 2 होगी और लेस देन 2 आपके पास वैल्यू ओनली 1 होती है, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी रैंक जो है वो 1 कहलाएगी। यानी कि ये एक कोटि का मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स की कोटि केवल और केवल 1 होगी। तो इस प्रकार से आपके पास ये जो वैल्यू गिवन है, यहां से सिमिलर वैल्यूज कॉमन लेते हुए आपके पास ये सिंप्लीफाई फॉर्म में निकाल लिया है। और यहां आपके पास रैंक 3 नहीं हो सकती क्योंकि ये आपके 0 के बराबर आ रहा है। इसके 2 × 2 के जितने भी आप उप सारणिक निकालते हैं प्रत्येक उप सारणिक 0 के बराबर है, इसलिए इसकी वैल्यू आपके पास, इसकी रैंक 2 भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब आपके पास फाइनली इसकी रैंक जो होगी वो केवल और केवल 1 होगी। नेक्स्ट आपके अगेन डिटर्मिनेंट से है क्वेश्चन। ये आपकी डिटर्मिनेंट वैल्यू दी हुई है 1 + x 1 1 1 + 1 + y 1 1 1 एंड 1 + z। और इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व आउट करते हैं तो सॉल्व आउट करने पर इसमें से कौन सा रिजल्ट आंसर होगा ये आपको बताना है। सीधा सीधा है, बहुत इजी है। आप सीधे सीधे आपको इसको एक्सपेंड करना है और कुछ नहीं करना है। यदि आपके पास कैलकुलेशन शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपके पास कुछ ऑपरेशंस यूज लेके इसको शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी यदि डायरेक्ट भी सोल्व करेंगे तो भी रिजल्ट वही आएगा। डायरेक्ट यदि आप सोल्व आउट करते हैं तो यहाँ आपके 1 + x और इसके साथ मल्टीप्लाई में दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 1 + y इंटू 1 + z और -1। अगेन नेक्स्ट टाइम ये और इसके साथ मल्टीप्लाई में ये लिया तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आपके दिस इंटू दिस माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, यानी कि 1 + z एंड -1। प्लस नेक्स्ट टाइम आपके पास ये 1 लिया, ये 1 लेंगे तो दिस इंटू दिस एंड माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, यानी कि अब आपके पास आ गया 1 - 1 1 y। और अब आप इसको केवल कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो इजीली आपके पास रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा।
कि 1 प्लस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई जेड माइनस ऑफ 1, या माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ जेड, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ वाई। यहाँ आप इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस वाई प्लस जेड प्लस ऑफ वाई जेड, 1 एंड माइनस 1 भी कैंसिल हो गया। ये जो रिजल्ट आपके पास हुआ तो y प्लस जेड प्लस वाई जेड प्लस ऑफ एक्स वाई प्लस ऑफ एक्स जेड एंड प्लस ऑफ एक्स वाई जेड प्लस वाई प्लस जेड, जेड एंड जेड कैंसिल, वाई एंड वाई कैंसिल, और फाइनल रिजल्ट आपके पास आ गया वाई जेड एक्स वाई एक्स जेड एंड एक्स वाई जेड। और अब आप इसमें यदि तीनों में एक्स वाई जेड को कॉमन ले लें तो एक्स वाई जेड यदि कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड एंड प्लस 1, डेट्स आंसर। तो इस टाइप से बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें मैट्रिक्स के ये डिटरमिनेंट की आपके पास प्रॉपर्टीज यूज लेते हुए इसको थोड़ा कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, सेकेंड रो को आप रिप्लेस करें सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो से, और थर्ड सेकेंड रो को रिप्लेस करें, थर्ड रो को रिप्लेस करें थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो से, सेकेंड रो के प्लेस पे सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा, थर्ड रो के प्लेस पे थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो करेंगे रिजल्ट ये आएगा। और अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने में आपके पास इजी हो जाएगा। अब ये इजीली एक्सपेंड हो जाएगा और सॉल्व करके और रिजल्ट फाइनली कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट वही आएगा। आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा कहीं कंपलसरी नहीं है कि इसको शॉर्टकट में चेंज किया जाए। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली आप कर सकते हैं, आप चाहें इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम दिस माइनस दिस करेंगे तो ये अगेन जीरो हो जाएगा, तो कैलकुलेशन और शॉर्ट हो जाएगी, तो कैलकुलेशन को और ज़्यादा शॉर्ट किया जा सकता है और सॉल्व आउट करके इसको रिजल्ट इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। ये आपके अप्रोक्सीमेटली ओरली होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इस टाइप से आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशन इस टाइप से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है ये आपके 3 इक्वेशंस गिवन है, 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है, और इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो सॉल्व आउट करने पर इसके लिए कह रहा है कि ये सॉल्यूशन नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, अतुच्छ हल है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है। तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के केस में लेमडा की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। यहां हम ध्यान से देखें, ये इक्वेशन आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि यहां देखिए पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी कि होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। और होमोजीनियस इक्वेशन जब होती हैं तो होमोजीनियस इक्वेशंस का जो आपके सॉल्यूशन है ये आपके पास नॉन ट्राइवल होगा। उसके लिए कंपलसरी कंडीशन होती है कि यदि इसके जो कोफिशिएंट्स है इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें, और ये डिटर्मिनेंट यदि आपके पास इक्वल टू 0 कैलकुलेट होता है तो इस केस में आपके पास इसका जो सॉल्यूशन होता है ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, यानी कि आपके पास इसका हल जो होगा अतुच्छ हल के रूप में प्राप्त होगा। यानी कुल मिला के आपके पास केवल और केवल इन तीनों समीकरणों से जो डिटर्मिनेंट बनेगा, डिटर्मिनेंट की बात करें, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट आ गया 1 माइनस लेमडा, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3 और थर्ड में है 2। फर्स्ट इक्वेशन y का कोफिशिएंट है 2, सेकेंड इक्वेशन y का कोफिशिएंट है 1 माइनस लेमडा और थर्ड इक्वेशन में है 3। और z के कोफिशिएंट की बात करें तो फर्स्ट में है 3, सेकेंड में है 2 और थर्ड में है 1 माइनस लेमडा। एंड नाउ इसको सॉल्व आउट करते हुए, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व आउट करते हुए इससे लेमडा की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस प्रकार से जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आपके पास जो है इसको सिंप्लीफाई करते हुए, एक्सपेंड करते हुए जब इसका रिजल्ट निकालते हैं तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आता है लेमडा इज इक्वल टू 6। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके पास करते हैं तो आपके पास जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन के थ्रू करना ज़्यादा इजी होता है। जो ऑप्शन में लेमडाज की वैल्यू दी हुई है उस लेमडा की वैल्यू को आप रिप्लेस करके और आप चेक कर लेंगे लेमडा की किस वैल्यू के लिए कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 फाइंड हो रहा है, उस वैल्यू के लिए आपके पास चेक कर लेंगे और वही आपका आंसर होगा। तो ये आपके इस टाइप से सॉल्व करने में यदि प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन बड़ी हो गई है, फैक्टर्स करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके इजी मेथड ये भी हो सकता है कि आप इसको सॉल्व आउट करने के बजाय ऑप्शन के थ्रू हिट एंड ट्रायल मेथड से करें, तो ये क्वेश्चंस आपके पास इजीली स्पीडली कवर अप किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 फिर वापस वही है। डिफरेंस इतना सा है कि वहां जो आपके पास इक्वेशन थी वो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन थी, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। यहां पावर 1 1 1 बट ये जीरो पावर, ये पावर 1 1 1 लेकिन ये जीरो पावर, ये पावर 1 1 1 लेकिन ये जीरो पावर। तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को जब आप सॉल्व आउट करते हैं तो इसके लिए आपके पास जो रिजल्ट आपके पास है, यहां कह रहा है इसका सॉल्यूशन जो है ये असंगत सॉल्यूशन है वापस, और असंगत सॉल्यूशन है तो इस स्थिति में लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू क्या होगी, तो बिल्कुल सिमिलर वही जो इससे पहले की है प्रीवियस, उसी टाइप से करते हुए आप इसका रिजल्ट निकालेंगे। कब सबसे पहले आपके कोफिशिएंट जो हैं उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के उसके बिहाफ पर एडजॉइंट निकाला, और एडजॉइंट निकाल के और एडजॉइंट को b से मल्टीप्लाई किया, और b से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। और अकॉर्डिंग टू आपके पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है, इसका हल जो है ये असंगत सॉल्यूशन है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है। तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन की जो शर्त होती है, जो प्रतिबंध होता है कि यदि आपके पास कोई आपके इक्वेशंस ax इज इक्वल टू इस फॉर्म में है और इसका सॉल्यूशन यदि आपके नॉन ट्राइवल है, तो उस केस में कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है ये तो जीरो होगा, बट एडजॉइंट ऑफ a इंटू b जो है ये एक नॉन जीरो रिजल्ट प्राप्त होगा। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा, लेकिन एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट यदि नॉन जीरो है तो ये कंडीशन होती है इसके असंगत हल होने की। तो इस आधार पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला इसको तो बराबर जीरो रखते हुए आप कैलकुलेट करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, और नेक्स्ट टाइम एडजॉइंट ए निकाल के एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करके और ये जो रिजल्ट आ रहा है इस रिजल्ट को नॉन इक्वल टू जीरो करेंगे, और नॉट इक्वल टू जीरो करेंगे तो इससे लेमडा की वैल्यू आपके पास लेमडा इज नॉट इक्वल टू 10 आ गई। यानी कि इसके इस समीकरण आपके पास निकाय का हल असंगत है, उसके लिए जरूरी शर्त है कि लेमडा का मान तो 3 होना चाहिए लेकिन म्यू का मान 10 नहीं होना चाहिए। तो इसका आपके ऑप्शन ए आंसर हो गया, जिसमें दिया हुआ है कि लेमडा की वैल्यू 3 है और म्यू की वैल्यू 10 के बराबर नहीं है। तो लेमडा इज इक्वल टू 3 है बट म्यू नॉट इक्वल टू 10, ये आपकी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगेन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके पास मैट्रिक्स से ही है, और यहां आपके पास जो कह रहा है कि आपके पास ए और बी दोनों दिए हुए हैं, और ये ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, और इसमें आपके पास एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो जब हम जानते हैं कि जब आपके पास इक्वेशन फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है तो उस केस में x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू आपके पास a इनवर्स ऑफ b के फॉर्म में फाइंड आउट होती है। यानी कि इसका इनवर्स निकाल के और इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास क्रेमर्स रूल का होता है कि आपके पास डेल्टा 1 अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाती है, डेल्टा 2 अपॉन डेल वाई की वैल्यू हो जाती है, और डेल्टा z अपॉन डेल ये z की वैल्यू हो जाती है, और एक्स वाई जेड की वैल्यू इसके बिहाफ पर निकाल के यहाँ डेल्टा का मीनिंग होता है कि कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, यानी कि ये जो कोफिशिएंट है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा को। यदि इसमें आपके पास इस फर्स्ट रो को रिमूव करके और इसको रिप्लेस करते हैं बी से, तो ये रिजल्ट जो आता है ये आपके पास डेल्टा 1 को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप सेकेंड रो को रिमूव करते हैं फर्स्ट के बजाय बी से और रिजल्ट निकालते हैं तो ये डेल्टा 2 आता है, और थर्ड को रिमूव करते हैं तो ये डेल्टा 3 आता है। तो इसको सॉल्व करते हुए इसके बिहाफ पर भी आप एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं आपके पास, जो आपको इजीएस्ट लगता है, या तो आप ए का इनवर्स निकाल के फिर बी से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर D1 D2 D3 इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करके और इसके बिहाफ पर इसको सोल्व कीजिए। तो यहां आपके पास इक्वेशन दिए हुए हैं, ए दिया है, बी दिया है, और ये एक्स इज इक्वल टू बी में एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो यदि हम इसमें D1 D2 D3 इनकी वैल्यूज निकाल लें, यानी कि पहले कोफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट है, कोफिशिएंट जो है उनके डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू निकाल लें, ये आपके पास 3 आ गई। फिर नेक्स्ट टाइम आपके पास जो ये फर्स्ट कॉलम है इसको रिमूव करके और इसकी जगह जो बी है, फर्स्ट कॉलम की जगह बी यानी कि 2 1 एंड 7, तो इस फर्स्ट कॉलम को 2 1 एंड 7 से रिप्लेस कर दें
तो फर्स्ट कॉलम को 2, 1 एंड 7 से रिप्लेस करके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लें, ये 12 आ गई। नेक्स्ट टाइम आपके D2 के लिए सेकंड कॉलम को रिमूव करें और इससे B से रिप्लेस कर दें, 2, 1, 7 से D2 आ गया। और नेक्स्ट टाइम सिमिलर बिल्कुल ऐसे कैसे D3 कैलकुलेट कर लें और D3 कैलकुलेट करके x की वैल्यू D1/D, y की वैल्यू D2/D और z की वैल्यू D3/D, और ये वैल्यूज रिप्लेस करते हुए जब रिजल्ट निकालते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ आपके रिजल्ट प्राप्त होता है 4, 1 एंड 1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1। और इस टाइप से आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास x जो है, x मैट्रिक्स जो है, इसकी वैल्यू आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4, 2 एंड 1 यानी कि बी ऑप्शन आपके पास रिजल्ट के फॉर्म में प्राप्त होता है। जैसा मैंने कहा था, हालांकि कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट टिक मार्क वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनके अंदर आपके पास सॉल्व करने में आपके पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी हो रही है। और ये क्वेश्चन उन्हीं में से है जिनमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन में आपके पास कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती हो। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ओरली हो जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें इस सारणिक की वैल्यू पूछी है। इस सारणिक की वैल्यू पूछी है तो आप यदि ध्यान से देखें तो यदि आपके पास इसमें आपके पास कॉलम 1 की जगह 1 + 2 + 3 अप्लाई कर दें, फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम, ये रिजल्ट आप अप्लाई कर दें, तो इस केस में a - b + b - c + c - a, तो फाइनल रिजल्ट 0। x - y, y - z, z - x, तो फाइनल रिजल्ट 0। p - q, q - r एंड r - p, और फाइनल रिजल्ट 0। तो इस टाइप से फर्स्ट कॉलम आपके पास 0, 0, 0 बन जाता है, और एक कॉलम यदि 0, 0, 0 हो गया तो इट मीन्स आपके पास फाइनल रिजल्ट 0 होगा, यानी कि इसका कंप्लीट रिजल्ट 0 होगा। और इस टाइप से इसको बिना कुछ किए आप इजीली केवल देखते ही टिक कर सकते हैं कि इसका आंसर बी होगा, यानी कि 0 होगा। तो ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन जो है आपके पास सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको आप देखते ही तुरंत टिक मार्क कर सकते हैं। यहां आप C1 की जगह C1 + C2 + C3 अप्लाई करेंगे तो ये कॉलम कंप्लीटली 0 होने के कारण ये रिजल्ट आपके पास 0 हो जाता है। सिमिलर अगेन आपके पास क्वेश्चन मैट्रिक्स का ही है। ये कह रहा है किसी त्रिभुजीय आव्यूह के अभिलाक्षणिक समीकरण में मूल, त्रिभुजीय आव्यूह ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके आपके पास एलिमेंट जो हैं ये इस फॉर्म में हो। यदि कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म में है, यानी कि आपके पास ये आपके त्रिभुज के रूप में आपके पास ट्रायंगल रूप में आपके पास कोऑर्डिनेट ये वैल्यू है और ये आपके पास 0 के इक्वल है, तो ये आपके पास ट्रायंगुलर आपके पास कहलाता है। और इस केस में यदि ट्रायंगल फॉर्म में आपके पास कोई मैट्रिक्स है और इसके आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स के जो रूट आते हैं वो रूट हमेशा आपके पास जो हैं ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि यदि इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है उसको जब सोल्व आउट करेंगे तो उससे आंसर जो आएगा वो केवल और केवल डायगोनल एलिमेंट होंगे, यानी कि a, x एंड p, दीज आर द आंसर्स। तो इस स्थिति में इसके एलिमेंट जो होंगे ये आपके पास हमेशा इसका जो प्रिंसिपल आपके पास डायगोनल है, इस डायगोनल के जो एलिमेंट है ये एलिमेंट ही इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अभिलाक्षणिक समीकरण के मूलों को प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स ट्रायंगल फॉर्म में यदि मैट्रिक्स है तो इसके मुख्य आपके जो डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है, इसके अवयव हमेशा इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि अभिलाक्षणिक समीकरण के मूलों को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट अगेन आपके पास ये क्वेश्चन कर्वेचर से S = दिस वन गिवन है और आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। कोई टिपिकल क्वेश्चन ये बहुत इजी है, बस आपके पास ध्यान होना चाहिए कि जब भी किसी कर्व की बात करते हैं तो यहाँ इक्वेशन जो है S और साई के फॉर्म में है, यानी कि इंट्रिंसिक इक्वेशन है, और इंट्रिंसिक इक्वेशन के लिए आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ds/d, यानी कि इस गिवन इक्वेशन को केवल और केवल आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन का जो फाइनल रिजल्ट होगा वही आपकी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है।
अब इसमें यह है कि डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में इसको सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट करना है, और सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट करते वक्त आपको कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना है। और यदि आप इजीली डिफरेंशियल करना आपको आता है, कैलकुलेशन को आपने ध्यान से की है, टिपिकल कहीं नहीं है, लेकिन यह है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होने के कारण कहीं आपके पास हड़बड़ी में गलती होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है। यहाँ आपके पास दिया है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग और ये कंप्लीट एक्स, लॉग एक्स का 1/x इंटू टेन और ये पूरा x, तो 10x का सेक स्क्वायर एक्स इंटू ये x, तो π/4 का 0 और ψ/2 का 1/2। तो ये इस वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन हुआ। प्लस यहाँ बात करेंगे, यहाँ आपके पास, सॉरी ये प्लस नहीं है, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, 10 इंटू सेक है और 10 इंटू सेक है, ये प्लस नहीं है, इंटू में है, और ये आपके पास इंटू में है। तो इस केस में अब यहाँ पर आपके पास जो होगा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। एक बार 10 एज इट इज रखते हुए सेक का करेंगे तो सेक इंटू 10, प्लस नेक्स्ट टाइम सेक एज इट इज रखते हुए 10 का करेंगे तो सेक स्क्वायर। और अब आपको केवल और केवल अब इसमें कैलकुलेशन है, इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जितना इजी हो सकता है उसमें कन्वर्ट करना है। 10 को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, कॉट को लिखेंगे तो आपके आएगा कोस अपॉन साइन, ये आपके 1/cos स्क्वायर, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 sin cos, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है। तो इस बिहाफ पर साइन 90, दिस वन सॉरी 19 π/4 है, साइन π/4 प्लस ψ/2, कॉस π/4 प्लस ψ/2। तो दोनों को यदि फार्मूला लगाएंगे तो ये साइन 2a का फार्मूला हो गया, और साइन 2a का फार्मूला यदि इसमें अप्लाई करते हुए सॉल्व करते हैं तो ये एंगल डबल हो जाएगा, और ये एंगल डबल होगा तो अब आपके पास जो है कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। अंदर आपके पास ये सेक कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे, सेक स्क्वायर इंटू प्लस सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर हो जाएगा, और आपके सेक से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेक क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और रिजल्ट आ जाएगा 2a सेक क्यूब साई। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास 2a सेक क्यूब साई, ये इसका फाइनल रिजल्ट है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 112, इसमें आपके पास कार्डियड दिया है और इसके लिए कह रहा है कि कॉर्ड ऑफ कर्वेचर की वैल्यू लेंथ निकालनी है, क्या होगी? द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू द पोल, जो पोल से जाती है। जब भी आपके पास कोई पर्टिकुलर कर्व गिवन है, कोई एक वक्र दिया हुआ है, इस पर आपके पास ये पर्टिकुलर पॉइंट है, तो इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये पोलर लाइन है, और इस कंडीशन में यदि इस पॉइंट को से इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इससे आप यदि कर्व ड्रॉ करते हैं, सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो इस सर्किल को ये पोलर लाइन जितने पार्ट में काटती है, ये लेंथ आपके पास जो है ये लेंथ कहलाती है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू द पोल। ये पोल से पास आउट होने वाली आपके कॉर्ड ऑफ कर्वेचर होती है, और इस कॉर्ड ऑफ कर्वेचर की लेंथ जो है इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आपके पास है। पोल से जाने वाली आपके पास जो वक्रता जीवा होती है, इसका डायरेक्ट फार्मूला आपके पास होता है, और ये फार्मूला आपके पास है 2 रो साइन साई, 2 रो साइन फाई। रो आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है, और साइन फाई। फाई निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है कि tan ऑफ फाई की वैल्यू आपके पास r इंटू डी थीटा अपॉन डी आर होता है। r आपके पास गिवन है, इसको आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये माइनस ऑफ a साइन थीटा आएगा। tan फाई की वैल्यू r इंटू डी थीटा अपॉन डी आर, यानी कि इसको इससे डिवाइड करेंगे, आगे कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा को लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोट थीटा बाई 2, कैंसिल ऑनर कैंसिल करके फाइनल निकालेंगे एक माइनस का कोट थीटा बाई 2। इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 90 प्लस थीटा, यानी कि फाई की वैल्यू होगी 90 प्लस थीटा बाई 2। तो यानी कि ये फार्मूला जो है इसमें इस फाई के प्लेस पे तो आप रिप्लेस कर देंगे 90 प्लस थीटा बाई 2। फिर नेक्स्ट आपको चाहिए रो रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब आपके पास फाई आ चुका है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हम इसको पैडल इक्वेशन में चेंज कर लें तो ज़्यादा इजी रहेगा। पैडल इक्वेशन आपके पास होता है, पदिक समीकरण आपके पास होता है P इक्वल टू आर साइन फाई। फाई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, फाई की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ये आपके पास आ गया P की वैल्यू आर कॉस थीटा बाई 2। और अब इसको
जब आपके पास आर की टर्म्स में लिखेंगे तो cos थीटा बाई 2 की वैल्यू यहाँ से निकाल के आर की टर्म्स में यहाँ रिप्लेस कर देंगे और इस टाइप से पी की वैल्यू आर की टर्म्स में हो गई आर की पावर 3/2 अपॉन 2a और ये पी की वैल्यू आपके पास आ गई तो dp अपॉन dr यानी कि आर के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर लेंगे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करेंगे तो dp अपॉन dr जब आ गया तो इस कंडीशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है r इंटू डी आर अपॉन डी पी। तो r इंटू डी आर अपॉन डी पी करते हुए रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर लिया और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, फाई की वैल्यू आ गई तो 2 रो साइन फाई में आपके पास फाई की और रो की दोनों की वैल्यू रिप्लेस करके और केवल आपको सिंप्लीफाई करना है और ये रिजल्ट इजीली कैलकुलेट हो जाता है। वैसे ये कुछ आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनको आप ध्यान से ये डायरेक्ट पॉइंट में रख सकते हैं कि कार्डियाक के लिए आपके पास ओरिजिन से जाने वाले पोल से जाने वाले आपके पास जो रेडियस ऑफ कर्व कॉर्ड ऑफ कर्वेचर है ये अक्सर पूछ ली जाती है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये हमेशा 4/3r ही आती है तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके पास डायरेक्ट टिक करते हुए ये सॉल्व किए जा सकते हैं। आपके किस पेपर में ओवरऑल हम देखें तो लेंदी क्वेश्चन 2 या 3 ही हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी होती है। जैसे लास्ट क्वेश्चन है उसकी कैलकुलेशन वाकई यदि आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता नहीं है, याद नहीं है तो कैलकुलेशन लेंदी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपके ओरली होने वाला क्वेश्चन है, केवल टिक मार्क करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि z इज इक्वल टू एक्स वाई एंड एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स है तो x डेल एक्स अपॉन डेल एक्स एंड y डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होगी। यहाँ आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास माइंड में हो तो आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि यदि f जो है ये वेरिएबल x और y में यदि n ऑर्डर का n कोटि का यदि आपके पास समीकरण है तो उस केस में अकॉर्डिंग टू आयलर थ्योरम आयलर प्रमेय के अनुसार x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई और ये रिजल्ट n इंटू एफ के इक्वल होता है, इन जितने ऑर्डर का उसके बराबर होता है। तो यहाँ आप ध्यान से देखें तो x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू और यहाँ यदि हम बात करें तो ये तो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है 0 पावर का और ये 0 पावर का होमोजीनियस इक्वेशन है। तो यहाँ आपके पास पावर जो आ रही है x की पावर 1 और y की पावर 1 यानी कि टोटल पावर हो गई 2 यानी कि 2 ऑर्डर का आपके पास इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन हो गया और 2 ऑर्डर का होमोजीनियस इक्वेशन हो गया तो यहाँ n के प्लेस पे 2 रिप्लेस करेंगे तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ z और इस टाइप से करते हुए आप ओरली बिना कुछ किए डायरेक्टली आप इसको रिप्लेस करके और रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट 2z। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें स्टेटमेंट यदि आपको ध्यान है तो स्टेटमेंट ध्यान होने पर आप इजीली कर सकते हैं कि यहाँ आपके पास ये 2 कोटि का समघात समीकरण है, इसलिए आयलर प्रमेय के कथन से ये रिजल्ट 2z के बराबर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ रहे हैं आगे 114वां क्वेश्चन। यहां भी आपके पास क्वेश्चन केवल आपके आंसर टिक मार्क करने का है, सॉल्यूशन कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि n चर है और m रैखिक समीकरण है, चरों की संख्या n है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स n है और m आपके पास लीनियर इक्वेशन है। नाउ क्रेमर्स रूल अप्लाई होगा। तो देखिए क्रेमर्स रूल आपके पास जो अप्लाई होता है ये केवल और केवल उसी केस में अप्लाई होता है जबकि नंबर ऑफ वेरिएबल एंड नंबर ऑफ इक्वेशन बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों समान होंगे। जितने चर राशि है उतने ही समीकरण यदि हमें प्राप्त हो रहे हैं तो आपके क्रेमर नियम लागू हो सकता है, वरना क्रेमर नियम लागू नहीं होगा। नंबर सेकंड कि जब आपके पास दोनों बराबर हैं तो समीकरण निकाय जो आप लिखते हैं ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं तो x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, यानी कि ये x की वैल्यू तभी पॉसिबल है जबकि a इनवर्स पॉसिबल हो। a इनवर्स पॉसिबल हो यानी कि कोएफिशिएंट्स का जो आपके पास मैट्रिक्स है इसका इनवर्स पॉसिबल हो, यानी कि कोएफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स है वो व्युत्क्रमणीय हो यानी कि वो इन्वर्टेबल हो। तो एक तो आपके पास इन्वर्टेबल होना चाहिए और एक m और n दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि केवल और केवल आपके पास इतना देखते ही आपके तुरंत टिक मार्क करने वाला क्वेश्चन है कि m और n आपस में बराबर होने चाहिए। और नंबर सेकंड जो आपके पास कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स आपके पास इन्वर्टेबल होना चाहिए, व्युत्क्रमणीय होना चाहिए,
तो ही इसका हल निकाला जा सकता है, वरना इसका हल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये फंक्शन दिया है और इसके लिए आपके पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, स्थानीय न्यूनतम या स्थानीय अधिकतम, तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैलकुलेट करना है कि लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है तो किस पॉइंट पर है, किस बिंदु पर है। टू वेरिएबल इक्वेशन में जब आपके इक्वेशन दो वेरिएबल से रिलेटेड होता है तो इसमें आपके पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि आप सबसे पहले जो भी पर्टिकुलर फंक्शन दिया है उसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं और इन दोनों के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 रिप्लेस करते हैं तो x और y में दो इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू प्राप्त होगी। इसके बाद में आप RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं और ये आपके पास पॉजिटिव है और R की वैल्यू भी पॉजिटिव है तो ये मिनिमा होगा। ये पॉजिटिव है लेकिन R की वैल्यू नेगेटिव है तो ये मैक्सिमा होगा। और यदि RT माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप से डिफरेंट केसेस हैं, तो इनको सॉल्व आउट करते हुए केवल आपको वैल्यू निकालनी है। बड़ी आसानी से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। एक बार x के सापेक्ष अवकलन करना है, बराबर 0 रखना है, एक बार y के सापेक्ष अवकलन करना है, बराबर 0 रखना है और सबसे पहले यहाँ से बिंदु कैलकुलेट करना है। तो इसको x और y के सापेक्ष अवकलन करते हुए यदि आप बिंदु कैलकुलेट करेंगे कि जैसे पहला आपके पास है कि इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 अपॉन ये y स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 और 2 अपॉन x का आपके पास हो गया माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और 2 अपॉन y का 0, तो 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और इससे x की वैल्यू हो गई 1। अगेन y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया 2y माइनस 2 अपॉन y एंड दिस वन इक्वल टू 0 करेंगे तो अगेन y क्यूब इक्वल टू 1 यानी कि y इक्वल टू 1, यानी कि पॉइंट आपके पास जो आ गया इससे सॉल्व होके पॉइंट जो आया ये आया 1,1। अब ये 1,1 पर किस टाइप का रिजल्ट है, ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसको निकालते हैं। तो इसके लिए वही RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालने के R आपके पास होता है डबल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, यानी कि ये जो आपके पास रिजल्ट निकाल रहा है इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके ये गिवन पॉइंट आप रिप्लेस करेंगे और गिवन पॉइंट रिप्लेस करेंगे तो रिजल्ट 6 आया। ये रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू ऑफ R, ये R को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलर T जो होता है आपके पास ये होता है इसका y के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट अप करना है, यानी कि ये आपके y के रेस्पेक्ट में रिजल्ट निकाला है, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे और अगेन डिफरेंशिएशन करके और इसमें आपके पास वैल्यू रिप्लेस कर देंगे पॉइंट की और ये रिजल्ट आ गया 6, तो ये रिप्रेजेंट करेगा T को। तो ये R हो गया और ये T हो गया। और नेक्स्ट टाइम S की बात करें तो S आपके पास होता है डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी कि जो फंक्शन है उसका एक बार x के रेस्पेक्ट में और नेक्स्ट टाइम y के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे इसका एक बार आप y के रेस्पेक्ट में कर चुके हैं, ये रिजल्ट आया, अब इसका x के रेस्पेक्ट में करें, या फिर इसका एक बार x के रेस्पेक्ट में कर चुके हैं अब इसका y के रेस्पेक्ट में करें। दोनों ही केस में आपके पास ये रिजल्ट 0 आ रहा है, यानी कि ये आपके पास रिजल्ट जो है ये 0 होगा। नाउ RT माइनस एस स्क्वायर निकालें तो RT माइनस एस स्क्वायर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है और R भी पॉजिटिव है, इट्स मीन्स R भी पॉजिटिव, RT माइनस एस स्क्वायर भी पॉजिटिव, इट्स मीन्स आपके पास 1,1 जो है ये आपके लोकल मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है, स्थानीय न्यूनतम मान को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x माइनस कॉट x, x टेंड्स टू इन्फिनिटी 0, सॉरी x इज इक्वल टू 0 रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन 0 तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, कॉट 0 अगेन इन्फिनिटी, यानी कि इस वक्त आपके पास ये जो है ये इन्फिनिटी माइनस ऑफ इन्फिनिटी फॉर्म में। इस वक्त ये क्वेश्चन जो गिवन है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में गिवन है। यदि आप इसमें डी हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं तो आपके पास DL हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपके पास ये रिजल्ट 0 अपॉन 0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो आप L हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको
0.0 फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोड को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, एलसीएम ले लेंगे, कॉस अपॉन साइन लेके एलसीएम लेके फिर लिखेंगे तो साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। और अब आप देखें तो अब ये आपके 0.0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। पहले ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म था और अब आपके पास ये 0.0 फॉर्म है। और अब 0.0 फॉर्म है तो अब इसमें आप एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल अप्लाई करके फिर लिमिट रखेंगे। अगेन यदि 0.0 आता तो फिर एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे और ये एल हॉस्पिटल तब तक अप्लाई करेंगे जब तक कि आपकी 0.0 वैल्यू समाप्त नहीं हो जाती है। और फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आएगा लिमिट पुटअप करने पर फाइनाइट वैल्यू जब आ जाएगी तो वही आपका आंसर है। तो यहां आपके पास कॉट को कॉस अपॉन साइन रिप्लेस करते हुए आपने सॉल्व किया, ये आ गया ये 0.0 फॉर्म। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, साइन का कॉस, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, एक्स एज इट इज कॉस का माइनस साइन और नेक्स्ट टाइम कॉस एज इट इज एक्स का 1। यहाँ आपके प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये आ गया। अगेन आप इसमें एक्स इक्वल 0 रिप्लेस करेंगे तो ये आपके माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स तो कैंसिल और एक्स इक्वल 0 रिप्लेस करते ही अब आपके अगेन 0.0 फॉर्म है। अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, इसको अगेन एल हॉस्पिटल रूल से आपके इसको डिफ्रेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया, ऐसे ही आपके डिनोमिनेटर में हो गया। और अगेन आपके पास x इक्वल टू 0 रिप्लेस करेंगे तो x इक्वल टू 0 रिप्लेस करने पे ये आपके पास 0 प्लस 0 ये 0 हुआ, न्यूमरेटर पार्ट 0 और डिनोमिनेटर पार्ट आपके 1 प्लस 1 2, तो 0.2 समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आपके हमेशा 0 होता है और फाइनल रिजल्ट आपके पास जो है 0 के फॉर्म में प्राप्त होता है और ये आपका आंसर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से होने वाले हैं। थोड़ा सा आपको दिमाग से कैलकुलेशन करना है, ध्यान से कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट पैराबोला दिया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और इसका आपको केंद्रज निकालना है, इवोल्यूट या केंद्रज जो होता है, डेफिनेशन जो हमारे पास है कि कोई भी आपके पास कर्वेचर दिया हुआ है उस कर्वेचर का जो आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है, इस वक्रता केंद्र का बिंदु पथ जो है, इस बिंदु पथ को आप नाम देते हैं केंद्रज। यानी कि केंद्रज हमेशा बिंदु पथ के रूप में प्राप्त होता है। तो केंद्रज आपके पास वक्रता केंद्र का बिंदु पथ बोला है, इसका मतलब सबसे पहले आपको इसके वक्रता केंद्र कैलकुलेट करना है। वक्रता केंद्र आ जाएंगे तो उसके बाद में फिर आपके पास जो है उसका बिंदु पथ निकालने के लिए वक्रता केंद्र के आपके कोऑर्डिनेट जो हैं उनको x और y से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास इसका बिंदु पथ प्राप्त हो जाएगा, यानी कि केंद्रज प्राप्त हो जाएगा। और इस टाइप से इसका केंद्रज जब प्राप्त करते हैं तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले आप निकालेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का फार्मूला जो आपके पास होता है ये होता है x माइनस y1 अपॉन y2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस y1 स्क्वायर। ये आपके वक्रता केंद्र का x कोऑर्डिनेट हुआ। और ठीक टाइप से वक्रता केंद्र का जो y कोऑर्डिनेट होता है ये होता है y प्लस 1 अपॉन y2 1 प्लस y1 स्क्वायर। यहाँ y1 का मीनिंग आपके पास जो है ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, जबकि y2 का मीनिंग आपके पास सेकंड डेरिवेटिव है। इस फार्मूले में y1 का मीनिंग आपके फर्स्ट डेरिवेटिव और y2 का मीनिंग है सेकंड डेरिवेटिव। यानी कि आपके पास ये जो कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल 4ax, इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करके वैल्यू निकालेंगे तो ये y1 की वैल्यू आ जाएगी। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 की वैल्यू हो जाएगी, y1 और y2 दोनों की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करके और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली रिजल्ट x कोऑर्डिनेट ये और y कोऑर्डिनेट ये। इस गिवन फार्मूला में y1 और y2 दोनों की वैल्यू रिप्लेस करते हुए और जब आपके इसको सोल्व आउट करते हैं तो x और y की वैल्यू आपके पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया। इन दोनों से आपके वेरिएबल x को एलिमिनेट करेंगे, इन दोनों को आपस में यूज लेते हुए एनी हाउ जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग दो कैसे भी करके इन दोनों से x को एलिमिनेट करना है। और इन दोनों इक्वेशन से जब x एलिमिनेट करेंगे तो ये अल्फा और बीटा में आपके फाइनली जो रिजल्ट आ गया है इस रिजल्ट को आप रिप्लेस कर देंगे, अल्फा को x से और बीटा को y से, तो पॉइंट अल्फा एंड बीटा इनके वक्रता केंद्र का बिंदु पथ प्राप्त हो जाएगा। और ये बिंदु पथ जो है ये केंद्रज को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि वक्रता केंद्र का बिंदु पथ ही हमने कहा केंद्रज के बराबर होता है। यहां भी आपके पास ये क्वेश्चन जो है केंद्रज का क्वेश्चन जो है ये आपके अक्सर ओनली एंड ओनली परवलय के लिए ही पूछा जाता है, इसलिए आप इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट
डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि किसी भी परवलय वाई स्क्वायर इज 4x के लिए केंद्रज का फॉर्मूला 27a² इज 4x - 2a का होल क्यूब होता है। ये रिजल्ट आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में याद रख सकते हैं, क्योंकि जब भी वक्रता केंद्र, ये केंद्रज जो पूछा गया है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में, तो केंद्रज हमेशा या तो डेफिनेशन के फॉर्म में पूछा गया है और या फिर आपके पास पैराबोला के लिए ही पूछा गया है। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट 118 क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि ये आपके पास कर्व गिवन है और इस कर्व की एक्स एक्सिस के पैरेलल आपके पास एसिम्प्टोट बतानी है, अनंत स्पर्शी बतानी है कि इस वक्र की एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी क्या होगी। किसी भी वक्र के अनंत स्पर्शी का तात्पर्य होता है कोई ऐसी रेखा जो मूल बिंदु से तो परिमित दूरी पर है, लेकिन दिए गए वक्र को जहां स्पर्श करती है वो स्पर्श बिंदु अनंत पर स्थित है। स्पर्श बिंदु यदि अनंत पर स्थित है और रेखा मूल बिंदु से परिमित दूरी पर स्थित है तो ऐसी रेखा कहलाती है आपके पास अनंत स्पर्शी। और अनंत स्पर्शी जब आप निकालते हैं तो अनंत स्पर्शी आपके पास अक्षों के समांतर जब भी निकालते हैं तो जो भी आपके कर्व दिया हुआ है उस कर्व में x की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होगा, x की उच्चतम घात का जो आपके पास गुणांक होगा, वो यदि कांस्टेंट नहीं है, वो यदि एक वेरिएबल है, तो उसको इक्वल टू 0 रिप्लेस करते हैं और इक्वल टू 0 रिप्लेस करते हैं तो x एक्सिस के पैरेलल आपके पास एसिम्प्टोट आती है। तो x की उच्चतम घात का गुणांक, यहां x की उच्चतम घात कहें तो x की उच्चतम घात आपके पास इसमें 2 है, y की उच्चतम घात 4 है, लेकिन x की उच्चतम घात केवल 2 है। और x की उच्चतम घात 2 का आप गुणांक देखें तो यहां गुणांक y² और यहां x की उच्चतम घात गुणांक 4, यानी कि x² का कोफिशिएंट जो है ये आपके पास है y² - 4 और x के उच्चतम घात का गुणांक जो है इसको बराबर 0 रख देंगे तो ये आपके पास प्राप्त होगा x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। और इस प्रकार से x अक्ष के समांतर 2 अनंत स्पर्शी प्राप्त हुई, y = 2 एंड y = -2। तो y = 2 एंड -2 ये 2 अनंत स्पर्शी आपको यहां प्राप्त होती है। तो यहां x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी y = +-2। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 119, इसमें बीटा की वैल्यू पूछी है, बीटा ऑफ 2/3 एंड कोमा 4/3। बीटा ऑफ m, n, तो ये फार्मूला आपके पास जो है ये होता है गामा m गामा n अपॉन गामा m + n, गामा m प्लस इंटू गामा n अपॉन गामा m + n। तो गामा 2/3 गामा 4/3 अपॉन गामा 2/3 + 4/3। अब ये वैल्यूज पुटअप करते हुए गामा की वैल्यूज निकाल के रिजल्ट पुटअप कर देंगे। इसकी रिजल्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपके पास हो गया गामा ऑफ 2/3 इंटू गामा ऑफ 4/3 अपॉन गामा ऑफ 2/3 + 4/3। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके गामा 2 आ गया। ऊपर यदि बात करते हैं कि गामा को यदि सोल्व आउट करते हैं तो गामा n की वैल्यू जो होती है ये हमेशा n-1 ऑफ गामा n-1, यानी कि यदि आपके पास ये गामा है इसको 1 कम करके लिखते हैं तो आगे आपके 1 कम कोफिशिएंट बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ 4/3 है, मोर देन 1 है, 4/3 में से 1 घटाया, 4/3 में से 1 घटाया तो 1/3, यानी कि बाहर भी 1/3 आ जाएगा, अंदर भी 1/3। इसके पश्चात आपके पास हम बात करें कि गामा ऑफ n एंड गामा ऑफ 1 - n, इसका रिजल्ट होता है π/sin nπ। गामा ऑफ n गामा ऑफ 1 - n इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि एक ये n है और ये n 1 - n है, इन दोनों का गुणनफल जो होता है π/sin nπ के रूप में होता है। यहां आप ध्यान से देखें तो इन दोनों का जोड़ 1 है, यानी कि ये n है तो ये 1 - n और ये n और ये 1 - n है, तो इस स्थिति में इसकी वैल्यू होगी π/sin nπ। तो π/sin n, तो n की वैल्यू आपके पास 1/3 और पाई, और अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो sin π/3 की वैल्यू √3/2 जो कि आपके √3 और ये 2 हो गया। और गामा 2 जो है कि भाई गामा n जो होता है ये आपके पास n-1 फैक्टोरियल होता है यदि ये इंटीजर वैल्यू है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो ये होता है, तो इस हिसाब से गामा 2 जो होगा
ये आपके पास 1 फैक्टोरियल के इक्वल जो कि 1 के बराबर होगा, तो गामा 2 की वैल्यू आपके पास 1 रिप्लेस कर देंगे और फाइनल इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास आया 2π/3√3। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन पेपर का जब हम बात करेंगे कि ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है x² + y² + z², ये आपके पास कोई पार्ट दिया हुआ है और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये आपको कैलकुलेट करना है, इसका न्यूनतम मान निकालना है। यहाँ x, y, z 3 वेरिएबल हैं और इन तीनों के बीच में रिलेशन आपके पास गिवन है कि रिलेशन ये है ax + by + cz = p, ये रिलेशन आपके पास गिवन है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 3 वेरिएबल वाला है, तो हम ये जो रिलेशन गिवन है इस रिलेशन से किसी भी एक वेरिएबल को, चाहे x, चाहे y, चाहे z, किसी भी एक वेरिएबल को अदर 2 के रूप में निकाल के एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से z की वैल्यू निकाली, z की वैल्यू ये हो गई, अब ये z की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करें तो अब रिजल्ट आपके पास हो गया x² + y² प्लस ऑफ z² के प्लेस पे p - ax - by/c, और ये आ गया। तो अब 2 वेरिएबल के लिए अभी हमने किया था क्वेश्चन तो पहले x के रेस में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, उसको इक्वल टू 0 पुटअप करते हैं, फिर y के रेस में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, उसको इक्वल टू 0 करते हैं और सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं और उसके लिए आपके पास इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बिल्कुल प्रोसेस इसमें यही होगा और इस बिहाफ पर यदि आप चलते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ आपके पास सबसे पहले z को एलिमिनेट किया, आपने यहाँ से z को एलिमिनेट किया, z की वैल्यू रिप्लेस की, z की रिप्लेस की तो आपके पास x और y में इक्वेशन आ गया। इसको आपने पार्शियल डेरिवेटिव एक बार x के रेस्पेक्ट में कर दिया, एक बार y के रेस्पेक्ट में कर दिया, दोनों को इक्वल टू 0 पुटअप करते हुए और अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू जाएगी। x और y की वैल्यू आपके पास पुटअप करते हुए z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये मिनिमम है या मैक्सिमम, उसके लिए वही RT - s² की वैल्यू निकालेंगे, r की वैल्यू निकाल ली, आगे डिफ्रेंशिएशन करते हुए t की वैल्यू निकाल लें और s की वैल्यू निकालें। ये सारी वैल्यूज निकाल के इसके आधार पर आपने वैल्यू निकाल ली कि भाई आपके पास ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि ये मिनिमाइज है और मिनिमम u की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट कर लेंगे रिजल्ट करके तो ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो आपके पास कुल मिला के हम एनालिसिस करें तो आपके जो क्वेश्चन हैं, ये पेपर जो है इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत लेंदी कैलकुलेशन वाले हैं, बाकी जनरली क्वेश्चन आपके पास इस टाइप के थे, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके इस पेपर में ग्रेजुएशन का आपके जो है वेटेज ज़्यादा दिया गया है इन कंपैरिजन ऑफ 11th-12th, यानी कि जिसने ग्रेजुएशन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है तो वह इस पेपर को आसानी से सॉल्व आउट कर सकता है। जैसा हम वीडियो की स्टार्टिंग में हमने कहा था कि इसकी आपके पास ओवरऑल यदि कोई क्वेश्चन 70 क्वेश्चन भी करके आया है तो उसके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। एनीवे, आप अपने जो भी क्वेश्चन किए हैं इनका आप मिलान कीजिए, कितने क्वेश्चन आपके लिए सही हैं। बेस्ट ऑफ लक। अगेन मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे पेपर के साथ। थैंक यू, गुड बाय।